5 जून को, अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? यानी ये 1972 में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि 1972 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचर कंजर्वेशन घोषित किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचर कंजर्वेशन घोषित किया गया था। इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचर कंजर्वेशन 1972 को, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए वो पूरे साल को प्रकृति को बचाने वाले साल के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए उसी वर्ष ये निर्णय लिया गया कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। अब हम 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी श्वेत यानी WBC कनिकाएं हेपेरिन और हिस्टामिन नामक पदार्थ स्रावित यानी सेक्रेशन होता है, जो ब्लड को क्लॉट होने से तथा एलर्जी के विरुद्ध कार्य करता है। यह कौन सा WBC है? W यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स का जो बेसोफिल होता है, ये रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है तथा एलर्जी के विरुद्ध कार्य करता है। तथा एलर्जी के विरुद्ध ये कार्य करता है, बेसोफिल। और इसमें क्या होता है? हेपेरिन और हिस्टामिन। ये ब्लड क्लॉट को रोकता है और ये एलर्जी के विरुद्ध काम करता है। आप देखिए कि जोंक यानी लीच बॉडी में जहां पकड़ता है वहां V शेप बनता है। जोंक को हटाने के बाद भी तेजी से ब्लड निकलता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? वहां पर खून बहना बंद क्यों नहीं होता है? इतनी तेजी से खून क्यों निकलता है? दरअसल जोंक के लार में हेपेरिन पाया जाता है, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, खून को पतला कर देता है, जिससे रक्त का स्राव है यानी रक्त का बहाव आसानी से नहीं रुक पाता है। तो ये बेसोफिल में अगर ब्लड क्लॉट हो तो फिर अंगों को खून की सप्लाई बंद हो जाती है, और खून की सप्लाई बंद होने का अर्थ है खून की सप्लाई बंद होने का
खून की सप्लाई बंद होने का अर्थ यानी अंगों तक ऑक्सीजन की पहुंच बाधित हो जाती है, इसलिए अंग धीरे 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 काम करना बंद कर देते हैं। तो ये हेपेरिन ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और हिस्टामिन नामक जो पदार्थ है वो एलर्जी के विरुद्ध काम करता है, और ये दोनों बेसोफिल में पाए जाते हैं। और ये किसके पार्ट हैं? डब्ल्यूबीसी के। आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी की जिम्मेदारी शरीर की सुरक्षा होती है, रोगों से बचाने की जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसी की होती है। लिम्फोसाइट्स बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो इस प्रकार के पूरी जिम्मेदारी नहीं, इस प्रकार सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसी की होती है, और उसमें ही बेसोफिल होता है जो कि रक्त को जमने से अर्थात ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब हम 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह भी डब्ल्यूबीसी से ही संबंधित है प्रश्न। किस प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? यानी डब्ल्यूबीसी का लगभग 60% होता है। डब्ल्यूबीसी का 60% होता है, यानी न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा इसी की होती है, न्यूट्रोफिल्स। कितना? लगभग 60% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी का 60% ये होता है। और इसका फंक्शन क्या है कि मृत कोशिकाओं यानी जो सेल डेड हो जाते हैं, मृत कोशिकाओं तथा मृत कोशिकाओं तथा रोगाणुओं को ये खा जाता है, तथा रोगाणुओं को खा जाता है। यानी न्यूट्रोफिल्स की एक अहम भूमिका होती है इसमें। डेड सेल्स और जो जर्म्स हैं उनको ये खत्म कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। तो न्यूट्रोफिल्स और ये डब्ल्यूबीसी का लगभग 60% होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ज्योग्राफी से यानी भूगोल से संबंधित है। प्रश्न है कि ध्रुमाकृति अपवाह किस प्रकार का है, यानी डेंड्रिटिक, ये अपवाह किस प्रकार का है? ध्रुमाकृतिक। ड्रेनेज, ये किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है? ये बिल्कुल वृक्ष के समान होता है, यानी पेड़ के समान होता है। और इसकी आकृति कैसे होती है? जैसे फिर ये शाखाएं निकली, फिर ये शाखाएं निकली, फिर ये शाखाएं निकली। ये पेड़, ये बिल्कुल पेड़ों की शाखाएं जैसी होती हैं। और फिर इसमें से ये बिल्कुल किस तरह दिख रहा है? ये लाइक ए ट्री, यानी बिल्कुल ये पेड़ की तरह दिख रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुमाकृतिक अपवाह। यानी ये नदियां हो गई, मुख्य नदियां हो गई, इसकी सहायक नदियां हो गई, और फिर इन नदियों से पतली पतली धाराएं निकलती हैं। अगर इसका एरियल सर्वे किया जाए तो लुक लाइक से ट्री, बिल्कुल ये पेड़ की तरह दिखता है, इसलिए इसको ध्रुमाकृतिक
अपवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और गंगा के मैदान की ज्यादातर नदियां, यानी गंगा के मैदान की जो ज्यादातर नदियां हैं, गंगा के मैदान की ज्यादातर नदियां इसी प्रकार की हैं, ध्रुमाकृतिक ड्रेनेज सिस्टम की तरह। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ध्रुमाकृतिक अपवाह किस प्रकार का अपवाह है, तो ये वृक्ष के समान लगता है, जो द्विभाजित शाखाएं, यानी शाखाएं दो हिस्सों में बटी होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसका आप लोगों ने उत्तर भी दिया है। महाराष्ट्र का लोनार झील किस प्रकार का झील है? पानी के दृष्टिकोण से नहीं, पानी के स्वाद के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इसकी संरचना के दृष्टिकोण से पूछा गया था। संरचना के दृष्टिकोण से पूछा गया था। दरअसल ये क्रेटर झील है। किस प्रकार का झील है? लोनार। लोनार ये क्रेटर झील। और आपको पता है कि क्रेटर झील कैसे बनता है? ये एक तरह से कभी ज्वालामुखी था, यहां से लावा निकलता है, ये ज्वालामुखी पर्वत जब ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में आ जाता है, मृत अवस्था में हो जाता, लावा निकलना, गर्म लावा निकलना बंद हो जाता है, तो ये क्रेटर कहलाता है। इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक हो सकती है। और जब इसमें पानी भर जाता है, तब ये क्या एक झील का रूप लेता है। इसी को कहते हैं क्रेटर झील। तो लोनार, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, वो बेसिकली क्रेटर झील, यानी इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, क्योंकि यही लावा निकलने का रास्ता होता है। यानी जो मुंह होता है ज्वालामुखी का, मुख जो होता है ज्वालामुखी का, जब धीरे धीरे ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में आ जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, तो उसमें बारिश का पानी भर जाता है, तो वो क्रेटर झील का रूप ले लेती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो बजट से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित प्रत्यक्ष करों के लिए विवाद समाधान योजना क्या है? दरअसल प्रत्यक्ष कर के लिए, प्रत्यक्ष कर से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? विवाद से विश्वास। यह योजना शुरू की गई है किसके लिए? अब प्रत्यक्ष कर के लिए। अगर प्रत्यक्ष कर से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, तो विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की गई है। अगर ऐसा प्रश्न आए, पूछा जाए कि विवाद से विश्वास योजना का मुख्य मकसद क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर से संबंधित अगर कोई विवाद है, तो इस योजना के तहत उस विवाद को निपटाया जा सकता है। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर से भी, अप्रत्यक्ष कर से भी संबंधित अगर कोई विवाद है, तो इसके लिए भी योजना है सबका विश्वास। सबका विश्वास, ये अप्रत्यक्ष कर
से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए है। तो विवाद से विकास, प्रत्यक्ष करों के विवादों से निपटारे के लिए यह व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित प्रश्न है तो विवाद से विश्वास, और अगर आप प्रत्यक्ष कर से संबंधित प्रश्न आए तो सबका विश्वास योजना और विवाद से विश्वास योजना, एक डायरेक्ट टैक्स के लिए और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या समीक्षा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है? किसकी, यानी विश्व जनसंख्या समीक्षा की जो हाल में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान? पांचवा स्थान। और ये किस बेसिस पे किया गया है? पी और पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, यानी खरीद क्षमता में किस, और ये क्या है? मुद्रा की खरीद क्षमता। और इसकी तुलना अन्य मुद्राओं से की जाती है। अगर मान लें कि रुपया भारतीय मुद्रा, डॉलर अमेरिकी मुद्रा, तो इस बेसिस पर हम ये पता करते हैं कि भारतीय मुद्रा रुपया की तुलना में डॉलर की खरीदने की क्षमता कितनी है, या फिर डॉलर के खरीदने की क्षमता की तुलना में भारतीय मुद्रा की खरीदने की क्षमता कितनी है। तो इसको हम पैरिटी यानी समता के आधार पर इसका आकलन करते हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था का आकलन मुद्रा अर्थात पावर परचेजिंग पैरिटी के आधार पर इसका आकलन किया जाता है, और उस आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यह स्थान हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हासिल किया है। अंतिम प्रश्न है, एशिया और प्रशांत, अंतिम प्रश्न, एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण एस्कैप 2020 अर्थव्यवस्था की ओर शीर्षक वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित वैश्विक संगठन, किस वैश्विक संगठन द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2000 यानी टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर। यह किस संगठन द्वारा टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर, टिकाऊ अर्थ व्यवस्था की ओर जो रिपोर्ट है यूएनओ द्वारा जारी किया जाता है। और बेसिकली इसमें एशिया और एवं प्रशांत यानी पैसिफिक एरिया, एशिया एंड पैसिफिक, एशिया पैसिफिक के एरिया के देशों की अर्थव्यवस्था को, देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है। यानी एस्कैप 2020 ये रिपोर्ट यूएनओ द्वारा जारी किया गया। ये आज के वर्कशॉप का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि सभी उत्तर को आपने अच्छी तरह समझा होगा।
बावजूद इसके अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?